हाँ तो बेटा अब हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में बेटा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स जी ने बताया था, जो कि साइंटिस्ट थे, कि व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, यानी कि एक कंडक्टर की अगर हम फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर है रिमेन्स कांस्टेंट रहे, देन its potential difference is directly proportional to the electric current which flows in it। समझ लो इसको कि जब किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को आप चेंज ना करो तो उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, या ऐसे बोल सकते हो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लिखते हैं डेफिनेशन को। तो क्या है डेफिनेशन? इफ द फिजिकल कंडीशन of a conductor remains unchanged, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट। अनचेंज का मतलब बेटा कैसा? कांस्टेंट। क्या चीज है? लाइक टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर लिख सकते हो आप, प्रेशर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसी चीजें अगर कांस्टेंट रहे देन द करंट फ्लो इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its potential difference। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया है कि अगर किसी भी कंडक्टर की आप फिजिकल प्रॉपर्टी को, फिजिकल कंडीशन को चेंज नहीं करते तो जो करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अगर हम करंट को नोट करें I से, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो V इक्वल टू अगर हम करेंगे IR। अब बात आती है भैया R कहां से आ गया? तो यहां पे बेटा जो R है, R क्या है? R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल जिसको हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे R क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल था, जिसको हम बेटा क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। और अगर हमें स्पेशली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना हो दैट इज R इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा V क्या है? V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है बेटा? आपका इलेक्ट्रिक करंट। और R क्या है बेटा? ये आपका रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब बात आती है भैया रेजिस्टेंस क्या होता है? तो सुनो बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो उसमें करंट के फ्लो होने को अपोज करता है। यानी कि अगर हमसे कोई रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछे तो हम लिख सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज फ्लो ऑफ करंट। ठीक है बेटा, ये आपकी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी।
द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच अपोज द फ्लोइंग ऑफ करंट इज कॉल्ड व्हाट? रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में और बात करते हैं, उससे पहले इसको नोट करो थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा एक बात और कि ओम्स लॉ को, वैसे तो ज्यादातर जनरली आपसे पूछा जाएगा ओम्स लॉ के बारे में, लेकिन फिर बेटा नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर किसी चीज का दूसरा नाम है तो उसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ओम्स लॉ को, ठीक है बेटा, हम लोग फंडामेंटल रिलेशन ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं ओम्स लॉ का एक और नाम इधर लिख देता हूं, फंडामेंटल रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फंडामेंटल रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, दैट्स मींस ही इज टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में आप लोगों ने क्या पढ़ लिया कि द फिजिकल कंडीशन या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट चेंज, रिमेन्स अनचेंज्ड, देन द current is directly proportional to the potential difference. It means I is directly proportional to V, or you can write V is directly proportional to I. जो आप प्रोपोर्शनल का साइन उठाओगे तो वहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, दैट इज R. R बोलते हैं हम रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसमें करंट को फ्लो करने को अपोज करती है, हर एक कंडक्टर में होती है। अब यहां से कुछ बातें और सीखो। पहली बात, अगर करंट का फ्लो होना अपोज कर रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखो, चलो एक काम करो, पहले इसको रफ करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में हम और बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। जब रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो करंट को फ्लो होने से रोकती है ना। तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि आपने पढ़ लिया था कि V = IR होता है, R = V अपॉन I होता है, आपको पता है V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो V की अगर हम यूनिट की बात करें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम यूनिट की बात करें दैट इज वोल्ट, और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें दैट इज एम्पियर। तो बेटा इसका मतलब हो गया कि R की अगर आप यूनिट की बात करोगे दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो जिस साइंटिस्ट बाबा ने इसका नाम दिया था उसी के ऊपर इसकी यूनिट है ओम। ठीक है, और ओम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो, ओम को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी ओम की बेटा हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे बात कर रहा था कि आपने पढ़ लिया R = V अपॉन I। यहाँ से एक बात सोचो कि R = V अपॉन I है, ठीक है, तो यहां से हमें एक बात पता पड़ रही है कि अगर करंट बढ़ेगा, करंट क्या होगा? बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस घटेगा। सिंपल बात, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और हमने क्या पढ़ा कि जिनके अंदर करंट अच्छी तरह से फ्लो हो जाए गुड कंडक्टर, अच्छी तरह से फ्लो ना हो बैड कंडक्टर। तो यहां से एक बात हम सीख सकते हैं कि जिनका रेजिस्टेंस लो हो, रेजिस्टेंस कैसा हो? लो हो, दैट आर गुड कंडक्टर। वो कंडक्टर कैसे हो गए? उनको हम बोल सकते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है जी। और जिनका रेजिस्टेंस हाई हो, दैट आर व्हाट? बैड कंडक्टर। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड कंडक्टर, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज हाई देन इट इज अ बैड कंडक्टर, एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज लो देन इट इज अ गुड कंडक्टर। भाई रेजिस्टेंस लो होगा तभी तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कैसा फ्लो होगा? कब? यहां से समझ जाओ बात को कि R = क्या हो गया? V × 1/I। तो एक तरह से जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो डायरेक्टली और इनवर्सली का अंतर समझ लो कि अगर मान लो R = V/I है तो V इज डायरेक्टली, यानी कि अगर V की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू भी बढ़ेगी, V की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर हम R और I की बात करें तो अगर I की वैल्यू बढ़ेगी
तो आर की वैल्यू कम होगी। अभी कराऊंगा एक दो न्यूमेरिकल जिससे तुम्हारे बेटर चीजें समझ में आने लग जाए। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया भाई, रेजिस्टेंस क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज फ्लो ऑफ करंट, V इक्वल टू IR पढ़ लिया, R इक्वल टू V अपॉन I पढ़ लिया। V की आपको पता है यूनिट वोल्ट होती है, पढ़ते आ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। I की यूनिट एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो इस तरह से इसकी वोल्ट पर एम्पियर हो गई, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है उसको हम गुड कंडक्टर कहते हैं, और जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होता है उसको हम बैड कंडक्टर कहते हैं। अब यहां से एक बात और देखो, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना सर्किट डायग्राम के अंदर, सर्किट डायग्राम के अंदर हम रेजिस्टेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले इस तरीके का बेटा साइन बनाते हैं इसके लिए। मान लो ए है कोई एक पॉइंट, एक बी है, तो ये रेजिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बेटा बड़ा आता है, इसका पूछने के लिए एग्जाम में, तो हमेशा याद रखना, हमें बेटा क्या याद रखना है कि अगर हम ग्राफ पे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मानो ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और अगर आपका एक्स एक्सिस किसको, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका वाई एक्सिस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक जो स्ट्रेट लाइन होगी, कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन, दैट विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस। यानी कि ग्राफिकली बात करें तो रेजिस्टेंस का जो ग्राफ आएगा, ठीक है, जिसे बोलते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस करंट ग्राफ, वीआई ग्राफ भी बोलते हैं। वीआई ग्राफ का, वीआई ग्राफ में जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा रेजिस्टेंस के लिए, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और कभी कभी तो आपको पॉइंट्स दे रखे होते हैं और आपसे ग्राफ को भी नोट करवा लेता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ग्राफ को भी रिप्रेजेंट कराता है। तो आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखनी जब भी आप क्वेश्चन करोगे, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और कांस्टेंट कभी आपको भी पता है वेरिएबल नहीं होता, चेंज नहीं करता, इस वजह से इसकी जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। यहां से हमें एक और बात पता पड़ती है, वो क्या, कि अगर पूछे कोई व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो है ही, ये तो है, टेक्निकली अगर हम ग्राफिकली बनाने की कोशिश करें तो द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ठीक है, सिंबल R है, यूनिट ओम है, ध्यान रखना है। सर्किट के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वो कभी भी अपने आप को वेरी नहीं करेगा, इस वजह से स्ट्रेट लाइन होगी। और इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। यानी कि आप किसी भी पॉइंट को उठा लोगे, किसी भी पॉइंट को उठा लोगे, और अगर आप देखो R इक्वल टू V अपॉन I करते हो तो हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस सेम होगा। करके देखें, करते हैं। चलो मान लो यहाँ पे मैंने मान लिया, यहाँ पे 1 यूनिट था, यहाँ पे भी 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है। चलो इसको थोड़ा सा और आप नोट करो इसको, फिर हम नेक्स्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ उस चीज को। नोट करो बेटा, मैं बता दें स्ट्रेट लाइन आएगी। तो मान लो कि ये कोई पॉइंट था 1, यहाँ पे भी 1 है, 1 यूनिट है, यानी 1 वोल्टेज 1 एम्पियर, ठीक है। मान लो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 2 वोल्टेज हैं, 2 एम्पियर है। कोई एक और पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का 3 वोल्टेज है और 3 एम्पियर। तो मैंने आप लोगों को बात बोली, क्या बोली, कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। आपने पढ़ा R इक्वल टू V अपॉन I, और अभी भी मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। VI ग्राफ का स्लोप होता है तो रेजिस्टेंस होता है। एक बात हो, कभी कभी बहुत से लोग पूछ लेते हैं कि IV ग्राफ के बारे में बात करें तो वो क्या होता है। तो देखो सुनो, द रेसिप्रोकल ऑफ IV ग्राफ, VI ग्राफ का उल्टा ही तो है,
तो उसका भी उल्टा कर दो। द रेसिप्रोकल ऑफ आई वी ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो भी क्या होता है बेटा आपका रेजिस्टेंस ही होता है। तो यहाँ पे R इक्वल टू वी अपॉन आई, अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है, मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो R इक्वल टू व्हाट यू गेट 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 ओम। अगर मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है कि मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट इज 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 ओम। और अगले पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पे भी चेक करोगे तो 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1 ओम। इट मींस बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू कैन से दैट द रेजिस्टेंस रिमेंस कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक आप कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस चीज पे होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, तो देखिए ये डिपेंड करता है साइज पे, नेचर पे एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मान लो कि मुझे किसी भी सर्किट के अंदर ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है और मैंने सर्किट में कंडक्टर की जगह पे एक बल्ब लगा दिया है ना, वहां पे हम कॉइल लगाते हैं वैसे ज्यादातर तो, लेकिन मैंने वहां पे एक बल्ब लगा दिया, तो क्या हम वहां पे ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं? 2 सेकंड सोचो क्या हो सकता है। सुनो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब बल्ब ब्लो होगा, जब बल्ब जलेगा तो बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और हमने क्या पढ़ा है ओम्स लॉ के अंदर? हमने ये बात पढ़ी है बेटा ओम्स लॉ के अंदर कि आपको टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखना है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा तो हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी शुड नॉट बी चेंज। ठीक है, तो आपने रेजिस्टेंस की देखो कितनी डेफिनेशंस पढ़ ली, आप एग्जाम में किसी को भी लिख के आओगे सब आपके सही होंगे। पहली डेफिनेशन हम बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लोइंग ऑफ करंट। ठीक है, दूसरा आप ये बोल सकते हो द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस वी आई ग्राफ की स्लोप को बोल सकते हैं। एक और अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें इस फॉर्मूले से तो क्या लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor is equal to electric resistance। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गई होगी बात। एक और फिगर की तरह से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मान लो ये एक वायर था, ठीक है, और वायर के अंदर यहाँ एक तरह से कंडक्टर ही है। ठीक है, अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, और इसके अंदर बेटा आप लोगों के कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी डायरेक्शन भी डोंट नो। थोड़े से टेढ़ी मेढ़ी बना देता हूँ इससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। आपको इसकी डायरेक्शन नहीं पता कि इधर इनकी डायरेक्शन है। फिर आपने क्या किया कि इसी वायर के अंदर आप लोगों ने बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, समझाने के लिए बेटा मैं आप लोगों को बता रहा था, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, या इधर पॉजिटिव और इधर आप लोगों ने नेगेटिव लगा। ठीक है, तो समझने वाली बात ये थी, क्या थी कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने कोई भी आयन मान लिया, चलो मैंने क्यों लिख दिया वैसे चार्ज है, तो किसकी साइड भागेगा? पॉजिटिव वाले की साइड। तो जब ये इधर जा रहे थे, जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, चार्ज करंट किसे कहते हैं? फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो जब इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो इस मेटल के अंदर की, इस कंडक्टर के अंदर की वो प्रॉपर्टी जो इनको इस डायरेक्शन में जाने से रोक रही थी, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं।
एक और बात मैंने अभी आप लोगों को बताई कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो है तो वो गुड कंडक्टर है, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है, तो बैड कंडक्टर है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, कितना भी गुड कंडक्टर हो उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा होगा ही, ऐसा नहीं है जीरो हो जाए, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर रहेगा जो करंट को फ्लो करने से अपोज करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद बेटा डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। ठीक है, नोट कर लो बेटा उससे पहले से। तो बेटा मैं बात कर रहा था डेफिनेशन ऑफ 1 ओम की। बेटा बहुत पूछ ली जाती हैं ये एग्जाम में, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो आप लोगों को देखो ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारो, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, आप चीजों को समझो। दूसरी बात है आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि आप अपनी बातों को समझा भी सको। ठीक है, वो स्किल्स कहाँ से आएंगी, आप बुक्स का यूज करो, बुक्स पढ़ो और वीडियोज को देखो, सबसे बेटर तरीका। और आप लोगों को जो वीडियोज प्रोवाइड कराई जा रही है आपको उसका तो बहुत ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मान लो जरूरी नहीं होता कि टीचर हर टाइम आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन वीडियो से आपके पास ऐसा हो सकता है कि टीचर हर टाइम आपके पास अवेलेबल रहता है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ 1 ओम की, तो आपने पढ़ा R = V/I। तो यहाँ से हमें बात देखें कि अगर हम किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। तो उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि दैट 1 ओम, ऐसे लिखो सीधे, 1 ओम कैन बी डिफाइंड एज when 1 ampere of current flows in a conductor whose potential difference, PD लिख देता हूं मैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को, whose potential difference is 1 volt through its end। यानी कि अगर किसी कंडक्टर के एंड का जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, उसमें अगर आप 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हो तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। ठीक है, ये बात बेटा अब तक हम लोगों ने पढ़ ली रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छे से रेजिस्टेंस को समझ लो, क्योंकि अब इसके बाद में जो कहानी शुरू होने वाली है वो सभी कहानी का पात्र और उसका सीधा सीधा संबंध रेजिस्टेंस से रहेगा। यानी कि आप इसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी पढ़ोगे उसमें ये महाशय हमेशा आएंगे। यानी कि रेजिस्टेंस जी अब आने वाले हर एक न्यूमेरिकल के अंदर, हर एक थ्योरी के अंदर अब इनका कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहेगा। तो रेजिस्टेंस को आपको अच्छे से समझना है। आपने डेफिनेशन ऑफ 1 ओम पढ़ ली, अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बात मैं बताऊंगा, जो कि आई थिंक ना तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है ना ही एस चंद की बुक में है, बट 1 मार्क्स का क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ सकता है। क्योंकि बेटा देखो न्यू अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें जो आपका 2021 के लिए आप लोगों के लिए होना है, 2020 से हो चुका है कि 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, और बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं क्वेश्चंस में होती है क्योंकि वो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और कभी कभी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। तो उन्हीं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग फोकस करके चल रहे हैं कि जिससे आप गेन कर सको अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो हम पढ़ाता हूँ एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन शायद अगर 1 मार्क्स में आए तो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उससे पहले बेटा आप लोग इसको नोट कर लो। चलो बेटा, उससे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट और क्लियर कर लूं कि कभी कभी आप लोग बेटा रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस नहीं समझ पाते। ठीक है, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस अगर आप लोगों को बेटा समझ में नहीं आता तो थोड़ी सी दिक्कत होती है आप लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टर रेजिस्टेंस होता क्या है कि
रेजिस्टेंस तो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो करने से अपोज करे, और रेजिस्टर वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका रेजिस्टेंस उस करंट को फ्लो करने से अपोज कर रहा है। समझ में नहीं आई, कुछ खिचड़ी सी पक गई, हो क्या है समझो, डेफिनेशन से समझो इसको। ए रेजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट, रेजिस्टर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एंड रेजिस्टेंस इज इट्स इलेक्ट्रिकल property which oppose flow of current। तो वो डेफिनेशन लिखते ही ना आधी राम कथा समाप्त हो जाती है। ये क्या है रेजिस्टर और रेजिस्टेंस के, जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेजिस्टर होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो, यानी कि अगर कोई रेजिस्टर क्या होता है, यहां से एक बात समझ लो, रेजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट, रेजिस्टर एक जो है ऑब्जेक्ट होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने से अपोज करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। यानी रेजिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और रेजिस्टर क्या होता है, सीधी और साफ बात, रेजिस्टर वही कंडक्टर होता है। रेजिस्टर एक तरह से क्या कंडक्टर है, और रेजिस्टेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो चलो, तो मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था वो कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। यानी कि अगर एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, उसका एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अभी आपको जो मैंने बताया था वहीं से बात निकल करके आई थी क्या, कि मान लो ये आपका एक वायर था, बेटा ध्यान रखना, मैं आपको बताता रहता हूँ, ये जो हिस्सा होता है इसको आप लोग बेटा लेंथ बोलोगे वायर की, ठीक है, और इस वाले हिस्से को बोलते बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसका बेटा फॉर्मूला भी याद रखो कि मान लो अगर इसकी रेडियस r है तो ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, और सिलेंडर का सरफेस जो है सर्कुलर होता है, तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम बेटा पाई r स्क्वायर लगाएंगे। ये अभी आपके आगे बेटा काम भी आएगा, तो पहले से ऐसा होता है ना, हम एक चीज को 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमें इजीली वो चीजें याद होती रहती हैं, इस वजह से आपको पढ़ा रहा हूँ। ये मान लो इसके अंदर बेटा कुछ चार्ज है, ठीक, ये कंडक्टर है सिंपली, है ना, एक सिंपली एक कंडक्टर है, और वो कंडक्टर, इसके डायरेक्शन हमें नहीं पता, इन आइंस के डायरेक्शन, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा है ना, आपको डायरेक्शन नहीं पता, इनकी डायरेक्शन क्या है। तो बेटा डायरेक्शन पता करने के लिए आप करते आ रहे हो लास्ट वीडियो से ही, आप क्या करते थे कि या तो आप इसे सेल या बैटरी से जोड़ दो, या फिर इसके अंदर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट कर दो। कि मान लो मैंने इस वायर के अंदर अब क्या किया, मैंने इस वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, मेरे जितने भी आपके ये इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको एक डायरेक्शन मिल गया। यानी कि हमने पढ़ा है ना, याद करो, एक कहानी याद आई होगी लड़का लड़की की, मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। तो ये जो नेगेटिव आपके चार्ज था यानी कि इलेक्ट्रॉन, अब इसको एक डायरेक्शन मिल गया, और ये पॉजिटिव की तरफ क्या होने लग गया, अट्रैक्ट होने लग गया। हमने पढ़ा था ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब एक बात देखो कि पहले इन इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, कोई ना कोई स्पीड रही होगी। बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, तो उनको डेफिनेटली इनको डायरेक्शन मिल गया। तो उस स्पीड में जिसमें ये एक डेफिनेटली डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, उसको बेटा हम बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा किसकी, ड्रिफ्ट स्पीड की। तो देखो बेटा, द एवरेज स्पीड of charge flowing
in a conductor having potential difference at its ends is called drift speed। अब यहाँ पे बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड होती है इस चार्ज की इस कंडक्टर के अंदर ये होती है बहुत स्मॉल होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड है वो कितनी हो सकती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे इस जगह पे जो आपके चार्ज की स्पीड थी, ठीक है, तो इस स्पीड को बेटा हम लोग बोलते हैं रैंडम, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं रैंडम, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, थर्मल मोशन। और ये होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो देखो डायरेक्शन मिलते ही स्पीड में कितना चेंज आ रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज रैंडम थर्मल मोशन, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ कंडक्टर या इन अ मटेरियल या इन अ मेटल विदाउट एनी डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट रैंडम थर्मल मोशन। और उसकी स्पीड जनरली कितनी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो कितनी होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इसी के साथ बेटा आपका जो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था, वैसे तो भी आगे बहुत कुछ जानना उसके बारे में, वो आप लोगों का बेटा फिनिश होता है। अब हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। उसके बाद बेटा हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। उससे पहले बेटा इसको नोट कर लो आप। चलिए बेटा आते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की तरफ। What is the resistance of electric lamp when it hot if the lamp uses 20 ampere? 20 एम्पियर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सेकंड वीडियो में न्यूमेरिकल कराए थे, जो मेरा सेकंड लेक्चर था, तो मैंने आप लोगों को बात बोली थी कि आप लोगों को उसकी यूनिट से पहचानना है कि वो आपको क्या दे रखा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें करंट कितना दे रखा है 20 एम्पियर, या 20 ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। When connected to a 220 volt line, volt किसकी यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से 220 वोल्ट, है ना। आप लिखना बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लैंप इस तरीके से। तो हमने पढ़ा था क्या कि बाय ओम्स लॉ, ओम्स बाबा का हमने लॉ पढ़ा था क्या, R = V/I या V = I/R। तो R = क्या हो गया 220 वोल्ट अपॉन 20 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस बेटा सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बेटा बढ़ते हैं। लास्ट प्रॉब्लम बेटा आपकी इस वीडियो का, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड, एक टॉर्च का बल्ब है जब कोल्ड का मतलब ठंडा और ठंडे का मतलब जल नहीं रहा, है ना। ऐसा नहीं है उसको आप लोगों ने फ्रिज में रख दिया। हैज रेजिस्टेंस 1 ओम, उसका रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम है। इफ ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, यानी कि आप उसके अंदर करंट फ्लो कर रहे हो कितना 0.3 एम्पियर का फ्रॉम ग्लोइंग ऑफ अ सोर्स 3 वोल्ट। वोल्ट यूनिट किसकी पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, कितना दे रखा है 3 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड एक्सप्लेन द चार्ट ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना। तो सबसे पहले बेटा हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अभी पढ़ा था R = V/I, देन R = 3 वोल्ट अपॉन 0.3 एम्पियर। पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, R = आ गया 10 ओम। चलिए, जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम था। जब हमने उसके अंदर करंट फ्लो किया, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दिया तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया। तो उसके रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंज आया उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सी बात थी कि जब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था तो आपने एक बात पढ़ी थी कि व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड या रिमेन्स कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, जब उस बल्ब को जलाया गया तो उसका क्या बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि बल्ब का क्या बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे
द रेजिस्टेंस चेंज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ बल्ब चेंज, यानी कि जब आपने बल्ब को जलाया तो उसका टेम्परेचर भी क्या हुआ, चेंज हुआ, इस वजह से इसके रेजिस्टेंस में भी चेंज आया। ठीक है बेटा, नोट करोगे आप लोग इसको। और इसी के साथ बेटा आपका आज का जो टॉपिक था फिनिश हो गया। ज़्यादा नहीं पढ़ा आज हम लोगों ने, हमने आज सिर्फ ओम्स लॉ के बारे में बात की। आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, अपनी बुक से पढ़ लो, और बार बार बोल रहा हूँ आपके पास मौका है, इस मौके का फायदा उठाओ और एग्जाम में अच्छे मार्क्स को कंटेन करने की बेटा कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू। नोट करें इसे और अच्छे से अपने घर पर रहकर पढ़ाई करें।